नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम ग्रुप डी का जो आपके एग्ज़ाम 2022 में प्रस्तावित है उसके लिए करंट अफेयर की सीरीज में दूसरे पार्ट को यहां पर डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट की जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन देखिए, वहां पर आपको उसकी लिंक मिलेगी, वहां से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम लोग 2018 में जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ में वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करने के साथ अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पहला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग इस समय की बात करें तो जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके अध्यक्ष है संदीप प्रधान। कौन है? संदीप प्रधान है। 1984 में साई की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2022 में जो आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे इनका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो पहले आप लोग तो यही ध्यान रखिएगा कि 2020 में जो आयोजन है पहली बार इसका हुआ था और वो हुआ था उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। 2022 में जो इसका आयोजन है वो आपके किया जाएगा कर्नाटक में। एक हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है जो कि 2020 में तीसरा संस्करण गुवाहाटी में हुआ था और 2021 की बजाय 22 में जो इसका चौथा संस्करण है वो होगा हरियाणा के पंचकुला में। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन फिलहाल हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा कर्नाटक करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2021 में जो 22वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुआ इसके एकल का खिताब महिलाओं में किसने जीता? तो महिलाओं में ये पुरस्कार जीता है मनिका बत्रा ने। 2015 में भी इन्होंने जीता था और इस साल दूसरी बार इन्होंने टेबल टेनिस चैंपियनशिप महिलाओं वाला जीत लिया। पुरुषों वाले की बात करें तो वो जीता है जी साथियान ने और ये जो टूर्नामेंट है इसका आयोजन हुआ है पंचकुला में। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग डेली यहाँ पर लाइव टेस्ट के जरिए अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर मेरी 2 क्लास होती है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। जो पहली मेरी क्लास है वो दिन में 12 बजे होती है जिसमें हम लोग NTPC CBT 2 के लिए मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। डेली 100 प्रश्न हम लोग करते हैं, इससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और रात 10 बजे अनअकैडमी के ऊपर ही आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में जो साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उसका लाइव टेस्ट होता है, तो उस क्लास को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए क्लासेस तो बिल्कुल फ्री हैं। सारी क्लासेस में हम लोग डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सारी क्लासेस की आपको PDF भी दी जाती है। तो अगर आप लोग तैयारी को अपने और ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हैं तो इस फ्री क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, तरीका क्या है ज्वाइन करने का? तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और उसके बाद में KV10 कोड के साथ में आप एनरोल कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री लाइव क्लास का यहाँ पर मज़ा उठा सकते हैं। 22 दिसंबर से अनअकैडमी के ऊपर आपके नए बैच शुरू हो रहे हैं SSC कैटेगरी में। तो अगर आप SSC के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एक सिस्टमेटिक वे में बेस्ट एजुकेटर की मदद से तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस कोर्स भी यहाँ पर खरीद सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरा कोड है KV10। जैसे आप KV10 कोड का यूज़ करेंगे तुरंत आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फिर भी अगर आप किसी भी कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं जैसे कि 25 से 30% का डिस्काउंट, तो आप लोग मुझसे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपके जो डाउट वगैरह होते हैं उसके लिए भी आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च 2020 में किस अभिनेता को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई? तो मार्च में ये पुरस्कार दिया गया था हमारे बिग वी अमिताभ बच्चन साहब को। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो अगर हम लोग सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की बात करें तो 2020 में जीता था असम की झांकी ने। हालांकि अगर आपसे 2021 के झांकी के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। 2021 में उत्तर प्रदेश की झांकी ने जीता और 2020 में असम की झांकी ने यह पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में इनमें से किसे
पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है। ध्यान रखिएगा, टोटल इस साल 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, जो कि हमारे देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो इस साल इलाई राजा को यह पुरस्कार नहीं मिला है। इलाई राजा को यह पुरस्कार मिला था 2018 में। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, किन 7 लोगों को मिला है? तो देख सकते हैं, शिंजो आबे जापान के पूर्व सीएम हैं, पूर्व पीएम रहे हैं। श्री एसपी बालासुब्रमण्यम, जो कि हमारे एक पार्श्व गायक हैं, पिछले साल इनका निधन भी हो गया। डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, इनको हृदय रोग के जो विशेषज्ञ हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। नरेंद्र सिंह कपानी, जो कि आपके मूल रूप से यूएस के नागरिक थे, भारतीय मूल के थे, इनको मिला। मौलाना वहीउद्दीन खान को मिला, जिनका इसी साल निधन भी हो गया है। श्री बीबी लाल को मिला है। और आपके एक आर्ट कलाकार हैं श्री सुदर्शन साहू। तो इन 7 लोगों को इस साल पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत का जो पहला हाइपरसोनिक विंड टेस्ट फैसिलिटी है, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, 2020 में जो इसका उद्घाटन है वो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में किया था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में किसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्पेशल मानवतावादी एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है सोनू सूद को। किसे मिला है? सोनू सूद को मिला है। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रियंका चोपड़ा के बाद में ये दूसरे भारतीय हैं जिनको एसडीजी स्पेशल मानवतावादी एक्शन अवार्ड दिया गया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया है? तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसको हमने बनाया हुआ है रसिया के साथ में मिलकर के। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा फिलहाल करेक्ट। अच्छा, ब्रह्मोस मिसाइल की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा, जो ब्रह्मोस शब्द है ये 2 टर्म से मिलकर के बना है। एक आपका है ब्रह्मपुत्र, जो कि भारत की नदी है, और मोस से बनता है मोस्कवा, जो कि आपके रसिया की नदी है। इसकी रेंज वैसे 290 किलोमीटर है, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 450 किलोमीटर तक कर दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2020 में भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में जो एफडीआई है इसको बढ़ा करके कितने प्रतिशत किया है? तो रक्षा क्षेत्र का जो एफडीआई है इसे बढ़ा करके 74% किया गया। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इसरो ने किस देश के साथ मिलकर शुक्र ग्रह के लिए एक मिशन के लॉन्च की घोषणा की है? तो ये जो मिशन है इसको हम लोग लॉन्च करेंगे फ्रांस के साथ में मिलकर के। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मिशन है ये। शुक्रयान फर्स्ट इसका नाम रखा गया है, और 2024 या फिर 2026 में इस मिशन को इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा फ्रांस करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पिछले साल यानी कि 2020 में किस राज्य की सरकार ने ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है हरियाणा की सरकार ने। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना किस देश के साथ मिलकर के बोंगो सागर नाम का अभ्यास करती है? तो ध्यान रखिएगा, बोंगो सागर नाम का जो अभ्यास है ये हम लोग पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ में करते हैं। और अगर हम लोग इस अभ्यास की बात करें तो ये दोनों देश की सेनाओं के बीच में होता है। इसके अलावा जो बांग्लादेश है इसके साथ हम लोग 2 अभ्यास और करते हैं। एक अभ्यास का नाम है मैनामती मैत्री, मैनामती मैत्री एक का नाम है, और एक का नाम है संप्रीति। तो टोटल 3 एक्सरसाइज हम लोग बांग्लादेश के साथ में करते हैं। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विश्व का जो सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा का साहित्यिक पुरस्कार है इसका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इस पुरस्कार का नाम है मैन बुकर पुरस्कार। क्या नाम है? मैन बुकर पुरस्कार इसका नाम है। और आपको याद रखना है कि 2020 के लिए ये जो पुरस्कार है वो डगलस स्टुअर्ट को मिला था, उनकी पुस्तक सुगी वैन के लिए। इस साल ये जो पुरस्कार है वो मिला है दक्षिण अफ्रीका के रमोन गलगट को, और उनकी पुस्तक का नाम है द प्रॉमिस। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं फिलहाल। ऑप्शन सी मैन बुकर पुरस्कार हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि समाचारों में आप लोग अक्सर एक टर्म देखते होंगे जिसका नाम है ब्रेग्जिट। तो बताइए ये आपके कौन से देश से संबंधित है? तो ब्रेग्जिट की बात करें तो ये आपके यूके का टर्म है। ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल बी हो जाएगा
करेक्ट। तो ब्रेक्सिट आप लोग देख सकते हैं, ब्रिटेन जो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हुआ था यानी कि बाहर हुआ था, उसी को हम लोग कहते हैं ब्रेक्सिट। तो ये फाइनलाइज हो चुका है आपके 1 फरवरी 2020 से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारी हैं शेख हसीना जुल्फों वाली, ये इनमें से कौन से देश की प्रधानमंत्री हैं? तो शेख हसीना की बात करें तो ये चौथी बार आपके बांग्लादेश की पीएम बनी हैं। तो बांग्लादेश की ये पीएम है। बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी ढाका में है, आप सभी को पता होगा। और इस साल बांग्लादेश अपनी आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। और ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 16 दिसंबर 1971 को फाइनल रूप से। तो ये सारे डिटेल आप लोग ध्यान रखिएगा, बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इस साल जून महीने में पहली बार जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हुआ है, इसका फाइनल मुकाबला भारत और किस देश के बीच में खेला गया? तो ध्यान रखेंगे, ये जो फाइनल मुकाबला है ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था और इसमें न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को हरा दिया था 8 विकेट से। ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो टेस्ट चैंपियनशिप हुई है, इसका फाइनल मुकाबला खेला गया था इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। तो इसमें न्यूजीलैंड की टीम विजयी रही थी भारत को हरा करके। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस देश के द्वारा दुनिया का जो सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है, जिसका नाम है फास्ट, इसका निर्माण किया गया 2020 में। तो ये जो टेलीस्कोप है इसको चाइना ने बनाया था और ये आपके बिल्कुल फुटबॉल के मैदान से काफ़ी बड़ा था और रेडियस इसकी थी 250 मीटर, यानी कि टोटल इसका जो व्यास था वो आपके 500 मीटर का था। नाम इसका पूरा है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। देख सकते हैं ये एक बहुत ही बड़े साइज में बनाया गया था चाइना के द्वारा। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उदय उपन्यास के लिए मराठी भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2020 वाला, ये किसने जीता है? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, मराठी भाषा की बात करें तो इसे जीता है यहाँ पर नंदा खरे ने। किसने जीता? नंदा खरे ने जीता। और साहित्य अकादमी पुरस्कारों के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके ग्रुप डी में कई सारी भाषाओं वाले पूछे जाते हैं। जैसे देख सकते हैं उस समय का मराठी भाषा का पूछा गया था, जिसको मैंने यहाँ पर फिलहाल रिप्लेस कर दिया है। तो 2020 वाला जीता है नंदा खरे ने। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि मराठी भाषा में जो उदया नावल है इसको लिखा था नंदा खरे ने और इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में अपनी तरह का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र है, इसको किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये जो व्यापार केंद्र है इसको स्थापित किया गया है केरल राज्य में। कहाँ पर? केरल में। तो ऑप्शन फिलहाल ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस देश ने वर्ष 2020 में मंगल ग्रह के लिए मिशन नहीं लॉन्च किया था? तो यहाँ से बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न आ गए हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अमेरिका की बात करें तो इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था मार्स 2020। क्या नाम था? मार्स 2020 नाम था। उसी प्रकार से संयुक्त अरब अमीरात की बात करते हैं तो इन्होंने होप मिशन लॉन्च किया था, पहला अरब देश बना था जिसने मिशन लॉन्च किया था मंगल के लिए। चाइना की बात करें तो चाइना ने लॉन्च किया था तियानवेन-1 नाम का मिशन। सारे मिशन आपके मंगल के लिए थे। रूस ने पिछले साल कोई मिशन लॉन्च नहीं किया था। तो ध्यान रखेंगे, डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग का उद्घाटन किया था? तो ये जो बिल्डिंग है वो मॉरिशस की कैपिटल में बनाई गई थी और इसका उद्घाटन हमारे पीएम ने किया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो हमारे जो पीएम साहब हैं इन्होंने यहाँ पर प्रवीण जुगन्नौथ, जो कि आपके मॉरिशस के पीएम हैं, उनके साथ में मिलकर के इसको लॉन्च किया था, मतलब इसका उद्घाटन किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2030 में जो एशियाई खेल हैं इनका आयोजन किस देश में किया जाएगा? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा 2030 में इसका आयोजन होगा कतर में। आप सभी को ये पता होगा कि जो हमारे एशियाई खेल होते हैं हर 4 सालों के अंतराल पर इसका आयोजन होता है। तो 2022 वाला होगा चाइना में, मतलब चाइना में, 2026 वाला होगा जापान में, 2030 वाला होगा कतर में और 2034 वाला होगा सऊदी अरब में। अच्छा, हमारे देश में 2 बार एशियाई खेल हो चुके हैं। पहला एशियाई खेल 1951 में
और दूसरी बार 1982 में भारत में एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखेंगे। फिलहाल ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 के लिए महिला प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। तो बात हो रही है 2019-20 वाले की। तो यहाँ पर चुना गया है संजू देवी को। किसे चुना गया? संजू देवी को चुना गया। अब मैं आपको थोड़ा सा 2019-20 और 2020-21 के विजेताओं के नाम बता देता हूँ। देखिए, अगर हम लोग पुरुषों की बात करते हैं तो 2019-20 वाला जीता था गुरप्रीत संधू ने, और 2020-21 वाला जीता है संदेश झिंगन ने इस साल। उसी प्रकार से अगर हम लोग महिलाओं की बात करते हैं तो 19-20 वाला जीता था संजू यादव ने, और 20-21 वाला जीता है बाला देवी ने। तो ये नाम आपको फिलहाल ध्यान रखने हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पिछले साल एशिया का जो सबसे बड़ा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है, इसको किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। तो पिछले साल जुलाई महीने में इसका उद्घाटन किया गया था। क्षमता आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है। 750 मेगावाट होगी इसकी क्षमता। तो ये आपके टोटल 3 यूनिट से बनेगा, जिसमें एक की क्षमता होगी 250 मेगावाट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल विश्व के स्वदेशी लोगों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये कब मनाया जाता है। तो स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बहुत बार आता है परीक्षाओं में, तो ध्यान रखेंगे ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। ये देख सकते हैं कि 9 अगस्त को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ दी वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जो फ्लिपकार्ट है, इसकी पेरेंट कंपनी का नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, बिन्नी बंसल और सचिन बंसल के द्वारा फ्लिपकार्ट कंपनी की स्थापना हुई थी 2008 में। बाद में 2017 या 18 में जो वॉलमार्ट नाम की कंपनी है वो इसमें अपनी हिस्सेदारी खरीद लेती है। तो पेरेंट कंपनी इसकी है वॉलमार्ट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छापर मेला आयोजित किया जाता है। तो छापर मेला से लोगों को लगेगा ये छपरा बिहार में होता है। भैया ये छपरा बिहार वाला नहीं है, ये आपका छापर मेला है जो कि होता है पंजाब राज्य में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल हमारे एक संत हुआ करते थे जिनका नाम था गूगा पीर। उन्हीं की याद में पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में छापर गांव में ये मेला मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2020 के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार है, इसको जीता था सादत रहमान ने। तो बताइए ये कौन से देश के नागरिक हैं। सादत रहमान की बात करें तो ये हैं बांग्लादेश से। कहाँ से हैं? बांग्लादेश से हैं। अगर हम लोग बात करते हैं 2021 की, तो 2021 के लिए भी ये पुरस्कार मिल चुका है और वो जीता है हमारे भारत के 2 बच्चों ने। एक का नाम है विहान और दूसरे का नाम है नौ अग्रवाल। तो ध्यान रखिएगा, 2020 वाला सादत रहमान ने जीता था बांग्लादेश के, और 21 वाला विहान और नौ अग्रवाल ने जीता है जो कि हैं भारत के। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए किस गणितज्ञ को शास्त्र रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये पिछले साल दिया गया था साई एवरा को। क्या नाम है इनका? साई एवरा इनका नाम है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो शास्त्र रामानुजम नाम का जो पुरस्कार है ये आपके गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। पिछले साल प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जो साई एवरा हैं उनको ये पुरस्कार मिला था। 21 के लिए भी ये पुरस्कार दिया जा चुका है जो कि मिला है विल सवीन को, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के हैं। तो दोनों के नाम आप लोग फिलहाल ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए समझौता किया है। तो S-400 जो कि एक प्रकार का हमारा डिफेंस सिस्टम है, इसको डेवलप किया है रसिया ने और इसको हम लोग रसिया से परचेज कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, 400 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ऑप्शन यहाँ पर डी रसिया हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में किस देश के द्वारा जरकोन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था। तो ये परीक्षण 2020 में भी हो चुका है, 2021 में भी इसका परीक्षण किया गया
और इससे परीक्षित किया है रसिया ने। किसने किया है? रूस ने किया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, जो जरकोन टेस्ट है ये आपके किया गया है रसिया के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है विजय संपला की। ध्यान रखिएगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है विजय संपला। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है हर्ष चौहान की। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं कि जनजातीय मामलों के हमारे मंत्री कौन हैं, तो इनका नाम है अर्जुन मुंडा, जो कि झारखंड के खूंटी से सांसद हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, फिलहाल बी होगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है, फेनी पुल जो कि हाल ही में चर्चाओं में रहा है, ये भारत से किस देश को जोड़ता है? तो ध्यान रखेंगे, जो हमारी शेख हसीना है जुल्फों वाली, उनके साथ में मिलकर के पीएम मोदी ने इसी साल इसका उद्घाटन किया है और ये जोड़ता है आपके बांग्लादेश को भारत से। अच्छा, कौन सा राज्य को जोड़ता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जोड़ता है त्रिपुरा राज्य को। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में जो एक्सिस बैंक है इसके प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है? तो इसके जो प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं, नाम इनका है अमिताभ चौधरी। तो ऑप्शन फिलहाल डी अमिताभ चौधरी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देख सकते हैं 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और अमिताभ चौधरी इसके एमडी और सीईओ हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2017 में नासा ने विश्व का जो सबसे हल्का उपग्रह है इसको लॉन्च किया है, जो चेन्नई के छात्रों के द्वारा निर्मित 64 ग्राम वजन का था। इसका नाम क्या है बताइए? अब थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। देखिए 2017 में जो नासा ने लॉन्च किया था उसका नाम था कलाम सैट। एक सैटेलाइट है जिसका नाम है कलाम सैट V2, उसको लॉन्च किया था हमारे इसरो ने और उसे लॉन्च किया गया था 2019 में। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। 2017 वाला जो कलाम सैट था इसको नासा ने लॉन्च किया और 2019 में जो कलाम सैट V2 है इसको लॉन्च किया था हमारे इसरो ने। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारत में प्रथम के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन देखिए, पुलिस विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये नोएडा में बनेगा, बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ का जो पहला पर्यावरण से जुड़ा हुआ विश्वविद्यालय है ये बनेगा कुर्ग में, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं भारत के पहले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की, तो ये बनेगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। कहाँ पर बनेगा? कुशीनगर में बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर इनकरेक्ट। तो इसीलिए ये आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो आपका डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है ये लखनऊ, चित्रकूट और कानपुर को किन शहरों से जोड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, ये इन 3 शहरों को जोड़ेगा, आगरा और झांसी से भी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। ये आप देख सकते हैं, ये चेन्नई वाला हमारा डिफेंस कॉरिडोर है जो कि चेन्नई में बन रहा है। ये चेन्नई के इन 5 शहरों को जोड़ेगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग यूपी वाले की बात करें तो ये लखनऊ, चित्रकूट, कानपुर, आगरा और झांसी को आपस में जोड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, एक तो बन रहा है उत्तर प्रदेश में और दूसरा बन रहा है आपके तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किस खिलाड़ी को बीबीसी के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है इसको दिया गया है कोनेरू हम्पी को। किसे दिया गया? कोनेरू हम्पी को दिया गया। इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि ये आंध्र प्रदेश राज्य की चेस खिलाड़ी हैं और इन्हीं को ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। ये देख सकते हैं कि कोनेरू हम्पी को यहाँ पर प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। जो शूटर है मनु भाकर, इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला और जो एथलीट है अंजू बॉबी जॉर्ज, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो अटॉर्नी जनरल की बात करें, इस पद पर है के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल हैं। ध्यान रखिएगा, जो अटॉर्नी जनरल का पद होता है यह एक संवैधानिक पद है और संविधान के अनुच्छेद 76 में इस पद के बारे में व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है
कि वर्ष 2019 के लिए जो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, इससे किसको सम्मानित किया गया? तो 51वां वाला जो है ये दिया गया है हमारे रजनीकांत साहब को। किसे मिला? रजनीकांत को मिला। तो ऑप्शन फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि 2017 में आपके विनोद खन्ना को मिला था, 2018 वाला अमिताभ बच्चन को मिला था और 2019 के लिए इस साल दिया गया है रजनीकांत को। पहली बार ये पुरस्कार 1969 में दिया गया था, जो कि मिला था देविका रानी को। तो सारे नाम ध्यान रखिएगा, डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो अंतरराष्ट्रीय रेंजर्स पुरस्कार है ये किसने जीता? तो ये जो पुरस्कार है ये जीता है हमारे भारत के दो लोगों ने। एक का नाम है यहाँ पर महेंद्र गिरी और दूसरे जो हैं उनका नाम है सतीश सुंदरम। तो दोनों नाम ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल रेंजर्स अवार्ड दो लोगों को मिला है, महेंद्र गिरी जो कि आपके राजाजी टाइगर रिजर्व से हैं और सतीश सुंदरम जो कि आपके गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क से हैं। इन दोनों को ये पुरस्कार मिला है। तो सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए किसे गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गांधी शांति पुरस्कार जो कि आपके 1995 में शुरू किया गया था, ये पुरस्कार 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान को मिला है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं 2017 में एकल अभियान ट्रस्ट को मिला था, 2018 में यो एही सासाकावा को मिला था, 2019 के लिए कुबूस बिन सैद को मिला और 2020 के लिए बांग्लादेश के जनक शेख मुजीबुर रहमान को यह पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में व्यक्तिगत श्रेणी में जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, इससे किसको सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी को। किसे मिला? राजेंद्र कुमार भंडारी को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में संस्थागत श्रेणी में जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया है आपके सीड्स को। किसे मिला है? सीड्स को मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो एग्जाम वॉरियर्स नाम की पुस्तक है इसको किसने लिखा है? भैया ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है क्योंकि एक बड़ा नाम है जिसने इस पुस्तक को लिखा है और नाम उनका है पीएम नरेंद्र मोदी। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में इनमें से किसे आईबीएम कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखेंगे इनका नाम है अरविंद कृष्णा। क्या नाम है? अरविंद कृष्णा इनका नाम है। तो ऑप्शन हमारा सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, शांतनु नारायण की बात करें तो ये आपके एडोबी कंपनी के सीईओ हैं इस समय। राजीव सूरी की बात करें तो ये आपके नोकिया कंपनी के पहले सीईओ थे और अजय बंगा की बात करें तो ये आपके मास्टर कार्ड के इस समय कार्यकारी बोर्ड के निदेशक हैं, लेकिन ये पहले मास्टर कार्ड के हुआ करते थे सीईओ। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो यूरोपीय संसद है उसके द्वारा आयुर्वेद रत्न अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है डॉक्टर रतन लाल को। किसे मिला? डॉक्टर रतन लाल को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर इनको खाद्य पुरस्कार मिला था। देखिए ये पुरस्कार मिला था डॉक्टर प्रताप चौहान को। हाँ, विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था डॉक्टर रतन लाल को। डॉक्टर प्रताप चौहान को मिला था आयुर्वेद रत्न पुरस्कार। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है ये भारत और किस देश से संबंधित है? तो इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये आपके भारत और म्यांमार के बीच का प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत हम लोग म्यांमार देश में एक पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है सितवे पोर्ट और इस प्रोजेक्ट के जरिए जो हमारा पूरा उत्तरी पूर्वी भारत है यहाँ पर सामान वगैरह पहुँचाना हो जाएगा आसान। तो ऑप्शन सी म्यांमार हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं कि कोलकाता से ये हमारा शुरू होगा सामान भेजना, ये सितवे पोर्ट पर जाएगा, फिर यहाँ से होते हुए आपके पूरे उत्तरी भारत में जा सकता है जो कि इस रूट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा नज़दीक वाला मार्ग है। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि जो हमारे यहाँ पर नेशनल पेंशन सिस्टम शुरू किया गया था 2004 में, इसमें पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, पहले ये सरकारी कर्मचारियों के लिए था, बाद में ये सभी के लिए खोल दिया गया है। इसमें इनरोल करने की जो न्यूनतम एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज इसमें है 65 साल। तो ध्यान रखिएगा,
ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा पेंशन फंड है इसको PFRDA के द्वारा मैनेज किया जाता है और ये शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2004 को। तो 18 से 65 वर्ष आयु के बीच के जो भी भारतीय नागरिक हैं वह इसमें अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। तो इस प्रकार से सेकंड पार्ट को भी हमने डिस्कस कर लिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करने के साथ शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हमें पता चलता है कि वीडियो आपको कितना ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।